अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम मौजूद है बहावलपुर की तहसील हासलपुर सिटी में, जहां पर एक 55 साल की खातून को उसके शौहर ने घर की छत पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद ज़िबा कर दिया था। बदकिस्मत खातून 5 बच्चों की माँ थी और उसकी शादी को तकरीबन 38 से 40 साल का अरसा बीत गया था। उस खातून को शक की बुनियाद पर, महज शक की बुनियाद पर उसे कत्ल किया गया। कत्ल करने के बाद कातिल वहां से फ़रार होते हुए पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार मुलज़म को तफ्तीश के लिए थाने में मुंतकिल कर दिया। गिरफ़्तार मुलज़म से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। क्यों किया मुलज़म ने कत्ल, क्या वजूहात थी, कौन सी ऐसी बात थी जिसको बुनियाद बनाकर मुलज़म ने अपनी 38 से 40 साल की रफ़ाकत को ख़त्म कर दिया। पुलिस एक बार फिर आई है जाए वक़ुआ पर, जाए वक़ुआ का असर-ए-नौ जायज़ा लेने के लिए, देखने के लिए कि किस तरह मुलज़म ने अपनी बीवी को कत्ल किया। पुलिस मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त SHO सिटी हासलपुर इंस्पेक्टर मोहम्मद अली और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर मियाँ उनीस। ऊपर जाने से पहले हम इन दोनों से पूछते हैं कि दोबारा जाए वक़ुआ पर आने का बुनियादी मकसद क्या था। उनीस, मुलज़म गिरफ़्तार हो चुका, तफ्तीश आखिरी मराहिल में है, हाँ जी। अब जाए वक़ुआ पर क्यों आए हैं? सबसे पहले तो हमने इसका नक्शा मौका बनाना था। हमने इर्द गिर्द का जायज़ा लेना है और कुछ शातें भी इकट्ठी कर रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम चूँकि तफ्तीश कर रहे हैं, इसमें हम ये चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई शकम ना रह जाए तफ्तीश में। जो मुजरम ने जुर्म किया उसको सज़ा मुकम्मल होनी चाहिए। सज़ा दिलवाने के लिए हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे। एविडेंस की कलेक्शन के लिए आज आप दोबारा आए। अली, आप भी आए हैं या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को साथ लेके, क्या है, क्या वजह है, क्या ज़रा बताइएगा। इसमें यह है कि मौका असर-ए-नौ उसका जायज़ा लिया जाएगा, मुख्तलिफ़ एंगल से क्राइम सीन को चेक किया जाएगा। दोबारा हम देखेंगे कि अगर मज़ीद कोई एविडेंस कलेक्शन कोई रह गई है तो वो उसमें उसे कलेक्ट किया जाएगा और गिरदोनवा से मज़ीद हम पता जोई करेंगे कि इसमें कोई और चीज़, कोई ऐसा अमर जो हमारी नज़र से रह गया हो, उसे भी हम इंशाल्लाह जो है शामिल तफ्तीश करेंगे। बातें सुनी आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की और SHO की। उनका कहना है कि जाए वक़ुआ पर दोबारा आने का मकसद ये था कि असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए, नक्शा बनाया जाए ताकि तफ्तीश में कोई सुकम बाकी ना रहे। पुलिस ने जाए वक़ुआ का जायज़ा ले लिया है। यहाँ मुझे एक बार फिर ज्वाइन किया है SHO सिटी हासलपुर इंस्पेक्टर मोहम्मद अली ने, तो हम उनसे पूछते हैं, अली, आपने दोबारा जायज़ा लिया है, वहाँ से शहाद इकट्ठे किए हैं, क्या समझते हैं आप कि क्या है इसके पीछे? मज़ीद दोबारा मौके का जायज़ा लिया गया है और इसकी हमने कबल अज़ीं इंटेरोगेशन भी की है। अभी तक तो यही शवाहिद मसूल हो रहे हैं और यही बात सामने आई है कि ये एक इंतहाई शकी आदमी था और जो है इसने शक की बिना पे, गैरत के नाम पे अपनी एक दरीना बीवी जो 35-40 साल की रफ़ाकत थी उसे बेदर्दी से कत्ल किया है और इसका ये इकबाल जुर्म भी कर रहा है और तमाम शवाहिद यही बता रहे हैं कि ये गैरत के नाम पे कत्ल है। मज़ीद हमारी तहकीकात जारी हैं। इसके अलावा भी कोई चीज़ सामने आती है तो उसे भी हम सफ़ा मिसल पे लाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ सामने आती है तो उसको भी सफ़ाए मिसल पर लाया जाएगा। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया है। जाए वक़ुआ का जायज़ा लेते हुए उसको एक बार फिर जो है सील कर दिया है। यहाँ से हम चलते हैं थाना सिटी हासलपुर, जहाँ हम मुलज़म से भी गुफ्तगू करेंगे और मुलज़म के साथ साथ वहाँ जो उससे तफ्तीशी ऑफिसर तफ्तीश कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। आइए हमारे साथ। अब हम आ गए हैं थाना सिटी हासलपुर में, जहां पुलिस गिरफ्तार मुलज़म से कर रही है मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश। यहां हम मुलज़म से भी पूछेंगे कि क्यों उसने अपनी शरीके हयात को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया और इसके साथ साथ मुलज़म से तफ्तीश करने वाले तफ्तीशी अफसरान और SHO से भी गुफ्तगू करेंगे कि कत्ल की इस वारदात के पीछे
मुहर्रकात क्या थे, आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं SHO सिटी हासलपुर इंस्पेक्टर मोहम्मद अली काजी। तो हम उनसे पूछते हैं कत्ल की इस अफसोसनाक वारदात के हवाले से। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। एक खातून, बड़ी उम्र की खातून, घर की छत पे उसको ज़िबा कर दिया जाता है। क्या है ये वाक़या, कैसे मुलज़म गिरफ़्तार हुआ, पसे पर्दा मुहर्रकात क्या हैं? ये बहुत एक दिलखराश वाक़या था। 28 जनवरी को तकरीबन 2 बजे दिन हमें 15 पे कॉल मसूल हुई कि एक शख्स ने अपनी बीवी को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। इतला पाके हम फौरी तौर पे उधर मौके पे पहुँचे हैं, जहाँ पे मकान की छत पे, पुराना हासलपुर यहाँ का एरिया है, वहाँ मकान की छत पे एक औरत मुसर्रत बीबी, तकरीबन 55 साल उसकी उम्र है, उसकी लाश पड़ी हुई थी, गला कटा हुआ था और खून से में जो है लथपथ थी वो। हम उधर फौरी तौर पे हमने शवाहिद इकट्ठे किए हैं और हमारी फोरेंसिक टीम भी उधर पहुंची है। अफसरान बाला DPO साहब जनाब इबादत निसार साहब की हिदायत पे ज़ेर निगरानी अकमल रसूल साहब SDPO हासलपुर एक टीम तश्कील दी गई फौरी तौर पे गिरफ़्तारी के लिए। ये जो मुलज़म है ये भी एजेड था, इसकी भी उम्र 55-60 साल के करीब है, लेकिन इसे हमने फौरी तौर पे जो है वो राउंड अप किया, गिरफ़्तार किया और उसके बाद इसकी इंटेरोगेशन हमने की है। तो पता चला ये है कि ये बहुत ज़्यादा शकी तबीयत का मालिक था और डोमेस्टिक इश्यूज़ इनके चल रहे थे और इसने बेदर्दी से अपनी बीवी पे पहले तशद्दुद किया है, उसके बाद वो जान बचाने के लिए भागी है। इसने उसका पीछा नहीं छोड़ा, ये मुसलसल उसे फॉलो करता रहा, हाथ में इसकी छुरी थी, पहले इसने गर्दन पे उसे वार किया है, फिर भी वो जो है वो छतें फलांगती रही है और इस तरह की सर एक्टिविटीज़ की रही है कि बिल्कुल ज़ालमाना इसका ये इक़दाम था। फिर इसने उसे जो है छुरियों के मुसलसल वार करके इसने उसे मर्डर किया है। अच्छा अली, ये वाक़या पेश आता है, सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो वायरल होती है, खौफ की एक लहर जो है वो फैल जाती है। एक ऐसा पस मंज़र के ख़ातून को इस तरह कत्ल कर देना, क्या समझते हैं आप? ऐसी क्या बात हो गई थी? कौन से ऐसे डोमेस्टिक इशू थे? इसमें बेसिकली तो कोई ऐसी बुनियादी बड़ी बात या इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं था कि इस बेदर्दी से इसने जिस तरह उसे कत्ल किया है। मैंने आपको अर्ज़ की कि ये एक शकी तबीयत का मालिक अच्छा था। अली, कितना अरसा हो गया था मकतूला की, मुलज़म जो कि उसका शोहर है, उसके साथ शादी कितने अरसे की शादी? 30-35 साल रफ़ाकत थी। 30-35 साल रफ़ाकत, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं और फिर भी माशाल्लाह बड़े हैं, बरसरे रोज़गार हैं। ये भी एजेड आदमी है। एक इतनी रफ़ाकत मियाँ बीवी की और इस बेदर्दी से कत्ल किया जाना, ये बिल्कुल एक बड़ी हैरत और अफसोस वाली बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या वजह थी कि मुद्दई जो है वो मकतूला का कोई बेटा बेटी या कोई अजीज़ो कारब नहीं बना, पुलिस ही ने अपनी मुद्दईयत में क्यों FIR दर्ज की? इसमें चूँकि एक एलिमेंट था शक का, जब मुलज़म ने बताया कि मैंने गैरत में आके इसका कत्ल किया है और इसीलिए पुलिस स्टेट इस मुकदमे की मुद्दई बनी है ताकि बिल्कुल मेरिट पे शफाफ इसकी इंटेरोगेशन हो, तफ्तीश हो और इसको इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि तफ्तीश का सिलसिला जारी है, तफ्तीश मुख्तलिफ़ पहलुओं पर आप कर रहे हैं। अब तक की इब्तदाई तफ्तीश में आप समझते हैं कि क्या चीज़ें सामने आई हैं जो कि मुलज़म को सज़ा दिलवाने में अहम किरदार अदा करेंगी? जी, इसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है, तफ्तीश जो है मुकदमा ज़ेर तफ्तीश है। इसमें हमने तमाम शवाहिद इकट्ठे किए हैं, आले कत्ल बरामद हो चुका है और तमाम जो ऐसे अमूर हैं जो इसे सज़ा दिलवाने में एक कुलीदी किरदार अदा करेंगे वो हम सफ़ा मिसल पे ले आए हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इस मुकदमे की तफ्तीश कर रहे हैं मियाँ अनीस इंस्पेक्टर साहब, और हमें उम्मीद है कि हम इसे पूरी तरह इसे इबरतनाक सज़ा दिलवाएंगे। अली, क्या समझते हैं ऐसे वाक़यात क्यों रूनुमा हो रहे हैं? जिस तरह इस खातून को इंतहाई बेदर्दी से
कत्ल कर दिया गया, क्या मुआशरा किस नहज की जानिब जा रहा है? बेसिकली ये जाहलियत है और मैं समझता हूँ कि इतनी देर की रफ़ाकत के बाद जिस बेदर्दी से इसने उस ख़ातून को, जो कि ज़ईफ़ थी, बीमार थी और मरीज़ थी, उसे इसने कत्ल किया है, जो कि बिल्कुल एक कह लें कि ऐसा इक़दाम है कि इंसान की रूह कांप जाती है। तो इसमें बेसिकली जाहलियत है, शक का अंसर है और जो तालीम और तरबियत की कमी है। बात सुनी आपने SHO सिटी हासलपुर इंस्पेक्टर मोहम्मद अली काजी की। यहाँ से हम चलते हैं मुल्ज़िम की जानिब, मुल्ज़िम से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ मुल्ज़िम से तफ्तीश करने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी पूछेंगे कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची। शक की आग घरों को जला देती है, तबाहो बर्बाद कर देती है। इस वाक़े में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 38 से 40 साल की रफ़ाकत शक की ज़र्द में हो गई। 5 बच्चों की माँ अपने ही शरीके हयात के हाथों, अपने ही मजाजी खुदा के हाथों मौत की वादियों में उतर गई। शक ने 5 बच्चों से उसकी माँ छीन ली है। 40 साल की रफ़ाकत शक की ज़र्द में आ गई। ये शख्स जिसका नाम मोहम्मद हयात है, इसकी तकरीबन 38 से 40 साल कबल अपने मामू की बेटी से शादी हुई थी, जिससे इसके 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे जो हैं वो जवान हैं, शादीशुदा हैं। उम्र के इस हिस्से में आकर शक ने इसके हाथों इसकी ही शरीके हयात का खून करवा दिया। क्या कहता है अपने इस घिनौने अमल के हवाले से, अपने इस जुर्म के हवाले से, इसी से बात करते हैं। मोहम्मद हयात तुम्हारा नाम है, क्यों मारा अपनी बीवी को? उसके जो नजायज़ तल्लक़ात थे। 60 साल उसकी उम्र। मैं आपको अगर शुरू से दास्तान उसके सुना दूं, फिर शुरू इतनी रफ़ाकत थी तुम्हारी, तुम उसको छोड़ देते, मारने का किस कानून में लिखा है? सारा मैं आपको बताता हूँ। ये उसने, मैंने कोशिश की है। क्या कोशिश की? 5 बच्चे तुम्हारे हो गए। तलाक देने की भी कोशिश की है, वो तो एंड पर हुआ ना ये बात। कब हुई थी तुम्हारी शादी? सर मैं आपको बताता हूँ, तुम्हारी शादी कब हुई थी? ये पूरी स्टोरी सुन लें आप। तुम्हारी शादी कब हुई थी? मेरी शादी तकरीबन 81 में थी कल। 1981 में। कहाँ? मामू के घर? मामू के घर। अच्छा, फिर? पर ये जी अपने इसका नान के है लोधना के अंदर। अच्छा, वहाँ जाती थी, ये गई हुई थी शादी से। कितनी उम्र थी तुम्हारी बीवी की? पता नहीं मुझे तो। नहीं, अब 40 साल। अब तो है उसके तकरीबन मेरे ख्याल थे, मेरे ख्याल 39-46 साल हो गए। क्यों इस कतर बेदर्दी से उसको ज़िबा कर दिया? तशद्दुद का निशाना। वो जान बचाने के लिए छतें फलांगती रही। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये जिस टाइम ये गई अपने मामू के घर, वहाँ पर राना अमजद नामी एक लड़का है। अब तो वो 10 बच्चों का बाप है वो। तो उसके साथ इसके तल्लक़ात थे। मैं जिस टाइम, मुझे नहीं पता इस बात की, शादी से पहले की बात बता रहा हूँ। जिस टाइम मेरी शादी हुई ना, तकरीबन 2 महीने बाद ये आ गई यहाँ पर वापस आने के बाद मुझे क्या अपने मेरे दिन मुकर्रर हो गए, मुझे नहीं पता ये इसके ताल्लुकात थे या नहीं थे। जिस टाइम ये आए ना, तुम्हें 40 साल बाद ख्याल आया? मैं वो बता रहा हूँ। हाँ, वही तो आप स्टोरी पूरी सुन लेना। फिर मैं जिस टाइम अपने हुआ ना, अपने शादी मेरी हुई, पहले रात ही मुझे उसकी स्टोरियाँ लेकर बैठ गई। कोई औरत करती है ऐसा? 40 साल बाद तुम्हें ये सब चीज़ें याद आई? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। 40 साल नहीं, मुझे बताओ, 5 बच्चे हो गए तुम्हारे, 500 बच्चे जवान तुम्हारे, 40 साल बाद तुम्हें याद आया? हमारे आपस में बड़े झगड़े हुए हैं। फिर अब इसने जैसे ना, फिर हमने पहले रात मुझे सारी स्टोरी सुनानी शुरू कर दी उसकी। अच्छा, मैं कहा भाई अपने के ना ये तो बात गलत है इस तरह से। तो मैं सुबह उस वक्त क्यों नहीं छोड़ा? मेरी बात सुनो, मेरी अम्मी से मैंने बात की। मैं कहा अम्मी ये बात है अपने, तो वो कहने लगे बेटे मेरे भाई की बेटी है, तो जो कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती निभा करते रहे? हाँ, ज़बरदस्ती। अच्छा, फिर ज़बरदस्ती के अंदर अपने फिर, या इसका जो मामू है जी, उसके बेटी हुई थी अपने छिला होती, कहते हैं छिला भाई, पैदाइश के जैसा होता है बच्चा,
वो ये कह लीजिए मैं अपने मामू की शादी में जाऊँगे, उसके अपने पैदाइश पर ना मैं जाऊँगे। मैंने से रोका, मैं तू नहीं जाना लोतरा, मैंने तेरी स्टोरी सुन ली है, तूने नहीं जाना। नहीं, ये तो पुरानी बातें होगी ना, 40 यहाँ साल से- गुजर गए ना। हाँ। 40 साल कैसे गुजारे भाई? ये तो 40 तुम मुझे साल- 40 साल ये- पुरानी बात तो ये- ना बताओ। ये- अब बताओ, अब क्या हुआ था? ये थे लालचंद। मेरे पास जब पैसा था, मैंने रकबा बेचा था 25 लाख रुपए का। 25 लाख का मैंने रकबा बेचा मारते था। हुए तुम्हें को हाथ नहीं कंपे के? मैं- 5 बच्चों की बहुत माँ को कांपा तुम जिबा कर रहे हो, बहुत काम पता। सरेआम तशद्दुद कर रहे हो। अच्छा, मेरे अपने 25 लाख का मैंने रकबा बेचा था। मैंने 2 बच्चियों की शादी की, एक सरकारी मुलाजिम है, एक वो है, वो दूसरा। उसके 2 की मैंने शादी की बच्चियों की। बाकी मेरा पैसा बचा, हमने खूब एंजॉय किया, घर में खूब खाया पिया अच्छी तरीके से। वो भी मेरे का बिल्कुल। फिर ऐसा क्या हो गया? फिर एंजॉय भी किया, हाँ, खाया भी, पिया भी, फिर मैं आपको बता फिर रहा हूँ, क्या हो गया? मैं बता रहा हूँ आपको जी। जिस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ, आज से 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले, यहाँ पर अपने अल मशहूर फैक्ट्री नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्री तालीम कितनी है ये बताओ मुझे? 8 जमात थी। क्या काम करते हो? मैं जूते की दुकान थी, वो मैंने ख़त्म कर दी थी। अच्छा। तो मेरे बेटे अपने ना उसका वीज़े का बन रहा था प्रोग्राम, बाहर के जाने का। अच्छा, बच्चे तुम्हारे किधर हैं? बेटे आए हुए हैं आज यहाँ पे, दुबई है। मुझे कहने लगा वो अपने सारी रात रोते रहे, कहने हमारे पास तो पैसे नहीं है गए, तो कोई मेहरबानी कर। मैं कहा मेरे पास कितने पैसे हैं, जो कुछ थारे सामने है। बच्चों को ज़मीन पैसे बेच दे ली, दिए, बच्चे चले ज़मीन गए। बेच ली, सब कुछ दे दिया। अब तो मेरे पास सिर्फ एक दुकान बची है। अच्छा, वो दुकान भी बेच और दुकान मैंने बेच के 2.5 लाख की, 5 लाख की दुकान थी। मैंने एमरजेंसी में लोगों को पता लगा इन्हें पैसे भरने, 2.5 लाख की दे दी मैंने वो दुकान दे दी, लड़के को भेज दिया। तो वो भेजने के बाद अपने ना भाई हमारे घर में अच्छा, जब खुशहाली आ तुम्हारा गई। एक्सीडेंट हुआ था तो कहाँ पे चोट लगी थी? मेरे गिट्टे के अंदर अच्छा, फिर? ये देखो, ये निशान, अच्छा, फिर? ये 2 ऑपरेशन हुए इसके अंदर तारें पड़ी हैं, इधर भी तारें, दोनों तरफ तारें पड़ी हैं अपने। अच्छा, तो अब क्यों झगड़ा हुआ था? झगड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बेटे का ना अपने मंगनी क्या हो। नहीं, अब क्यों झगड़ा हुआ था मेरे- जिसपे मैं आपको कत्ल बता रहा किया हूँ है? सर, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस टाइम मैं ये अपने ना आज से 2 साल पहले मैंने ये गई रिश्ते वास्ते लोधरा। अब क्यों झगड़ा हुआ? 2 सर, साल मेरी तो बात गुजर गए ना मेरी बात रिश्ते तो को। सुनो। अच्छा, तो ये लोधरा गई है, वहाँ से पीछे मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये वहाँ से आई। आने के बाद अपने मुझे दूसरे तीसरे दिन मुझे कहने लगी अब तो तू हो गया बेकार। मैं शुगर का मरीज वैसे ही बेकार हो पड़ा, तो कहने लगा अब तो तू हो गया बेकार, तो तू तलाक दे दे। ये अल्फाज थे, मैं सीधे पीछे कमर के में मेरा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब क्या? ये तो 2 साल पुरानी बात होगी ना, अब क्या हुआ था? चलता चलता जी अब मेरे बेटा आया हुआ था। मैंने कहा बेटे तेरा मेज जैसे ना ये कह रही है भाई अपने तुम तलाक दे दे। मैंने उसे बताया, और कहना अच्छा अब वो सोच के बताते हैं। अच्छा, बीवी को तो तुमने मार दिया, हाँ। तो इसका अंजाम तुम्हें याद था कि तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे बच्चों के साथ क्या होगा? होगा वो कानून जो करेगा वो करे, मैं भुगतूंगा। ये पे शर्मिंदगी नहीं है? शर्मिंदगी तो है जी, बाद में शर्मिंदगी बाद में आई। शर्मिंदगी तो हुई अपने मैंने नहीं गुस्सा करना था, चाहिए। गुस्से में अपना घर खुद ही तबाह मैं कर ब्लड लिया। प्रेशर हाई का मरीज हूँ और शुगर का मरीज हूँ। वैसे ब्लड प्रेशर सिस्टम हाई है, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। उसके अंदर मुझे नहीं पता लगा। अब मैं बीवी याद आती है? ये तो फिर इतने साल गुजारे तो थोड़ी बहुत याद तो आती है, इतनी आती है अपने, बिल्कुल भी अपने याद तो होती है किस टाइम। अजीब बेरबत सी गुफ्तगू है इस मुल्ज़म की। मार दिया इसने अपनी शरीक हयात को। अब कहता है शर्मिंदगी है, कभी कोई कहानी सुना रहा है, कभी कोई बात कह रहा है, एक ही बात कर रहा है बार बार। शुरू से पहले दिन से लेकर अब तक ये 40 साल गुजार लिए इसने अपनी बीवी के साथ, 5 बच्चे हैं इसके। गिरफ्तार मुल्ज़म जो है पुलिस की हिरासत में है, हथकड़ियों में इसके हाथ जकड़ दिए हैं। इसी ने सरेआम घर की छत पे जान बचाती हुई बीवी को ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उसे इंतहाई बेदर्दी से ज़िबा कर दिया। मुल्ज़म की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सिटी हासलपुर इंस्पेक्टर मियाँ उनीस। उनसे पूछते हैं इस कत्ल की तफ्तीश के हवाले से उसके पस पर्दा मुहरकात क्या हैं। अनीस, एक वाक़या हो गया जी, खातून को कत्ल कर दिया गया जी, आप उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। मुकदमा पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज किया है, क्या है तफ्तीश, मुहरकात क्या है? ये 28 तारीख को हमें इतला मिलती है, हम मौके पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उमर याद ने गैरत के नाम पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। क्योंकि ये आनर किलिंग का मामला था, डीपीओ साहब जनाब अबादत निसार साहब ने ख़ुद इसका फौरी तौर पे नोटिस लिया
हमने पुलिस ने खुद मुद्दई बनकर इसका मुकदमा दर्ज किया ताकि कल को ये आपस में सुलह कर लेते हैं और जो बेचारी बेदर्दी से गैरत के नाम पर कत्ल हुई है उसकी लाश जो है ना उसका सौदा ना हो सके। हमने इसको फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया और PFS से टीमें मंगवा कर हमने हक़ाइक़ की रोशनी में मुकदमे को यकसू किया। इसका रिमांड लिया गया। रिमांड लेने के बाद इससे हमने बरामदगी करवाई। बरामदगी के बाद अब हम इनको जुडिशल भिजवा रहे हैं। अच्छा उनीस, आपने इसकी तफ्तीश भी की है, क्या समझते हैं कि मुलज़म का बयान, FIR का मतन और इसके पीछे महरक़ात क्या है? ये बज़ाहिर तो ऑनर किलिंग की तरफ लेके जाना चाहता है ये जो कातिल है, लेकिन महरक़ात कुछ ये भी हैं कि ये पुरानी बातें जो हैं वो बताता है। एक बेरबत सी जो है ना इसकी गुफ्तगू है जिसका कोई सिरा सराग नहीं है, लेकिन चूँकि ये खुद कन्फेस कर रहा है, मान रहा है कि मैंने गैरत के नाम पे इसको कत्ल किया था, शक की बिना पे कत्ल किया था, तो ये ऑनर किलिंग में ये इंशाल्लाह ताला ऑनर किलिंग तो है, मान भी रहा है, मगर एक तफ्तीशी होने के नाते आपका फ़र्ज़ भी तो है ना कि इसके पीछे जो महरक़ात हैं, इसके पीछे जो वजूहात हैं वो उनको भी सामने लाया जाए। हो सकता है कि ये ऑनर किलिंग ना हो। बज़ाहिर तो ये यही कह रहा है, लेकिन शक्की है, शक की बिना पे इसने किया है। और कुछ लोग शिद्दत पसंद होते हैं जो ये बर्दाश्त नहीं करते हैं कि कोई भी उसकी औरत के बारे में या कोई सुनी सुनाई बातें उनके जहन में आ जाती हैं, उनको वो अपने जहन में रख लेते हैं। मगर 19-40 साल की रफ़ाकत है, 40 साल एक अरसा होता है ज़िंदगी का। मैंने अर्ज़ किया ये शक जो है ना, ये शक घर बर्बाद कर देता है, तबाही मचा देता है। अब ये इसका एक ही पहले दिन से यही ये कह रहा है कि मैंने शक की बिना पे इसको कत्ल किया। आप समझते हैं कि आपकी तफ्तीश जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाती है या आप तफ्तीश का दायरा कार वसी कर? नहीं, अभी हम इसका दायरा कार वसी करेंगे, अभी हम कर रहे हैं। बाज़ार तो ये जो इसके कहने पे तो नहीं ना हमने रुक जाना है कि ये कह रहा है कि हम पीछे भी देखेंगे, इसके महरक़ात देखेंगे, इसका कोई घरेलू झगड़ा हो सकता है, कोई जायदाद का हो सकता है, कोई इस तरह के मामलात हो सकते हैं, वो भी हम उन पहलुओं पे भी इंशाल्लाह देखेंगे। बात सुनी आपने मुलज़म की भी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भी, मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। क्या ये वाक़या ऑनर किलिंग है या फिर इसके पीछे कुछ और महरक़ात हैं? इस हवाले से तमाम हक़ाइक़ जानने के लिए पुलिस ने अपनी तफ्तीश को मज़ीद वसी कर दिया है। शोहर के हाथों बीवी का कत्ल तो कहीं, बेटे के हाथों माँ का कत्ल। गैरत के नाम पर ऐसे वाक़यात आए रोज़ पेश आ रहे हैं। हासलपुर में होने वाला वाक़या भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जहाँ एक 55 साल की खातून को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया। क्या कहता है कानून इस हवाले से, तो इस बारे में हम बात करते हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नवीद अनायत मलिक से। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। शुक्रिया। गैरत के नाम पे कत्ल के वाक़यात का सिलसिला जो है जी जारी तो ये रोज़े अबद से है, मगर इसमें अब कुछ तेज़ी आ गई है। गुज़श्ता दिनों हासलपुर में भी एक 55 साल की खातून को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया। पोते पोतियाँ नवासियाँ थी उस खातून की। पुलिस कहती है कि तफ्तीश के पीछे महरक़ात कुछ और हैं। क्या कहता है कानून इन वाक़यात के हवाले से और क्या सज़ा तजवीज़ करता है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि लॉ में हर जो जुर्म होता है, ख़ास तौर पे कत्ल जो है, इसमें मोटिव होता है, वजह अनाज जिसे आम तौर पे उर्फ़ आम में FIR में लिखा जाता है। तो ये भी एक मोटिव है, ये भी एक मोटिव है कि जो मुल्ज़म है वो इसको बुनियाद बना के तो जो है वो ऑफेंस करता है और बाद में जो दौरान ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन में उससे कबल वो ये इसको डिफेंस प्ली के तौर पे भी ले लेता है कि ये सडन प्रोवोकेशन का केस था। और कानून जो है इसकी 311 जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसकी जो दफ़ा
उसमें इसका जिक्र भी है। तो लेकिन इसमें जो हमारी लॉ है वो इसमें क्लियर नहीं है। ताज़ीरात पाकिस्तान में इसके बारे में कोई वाज़े तौर पर लॉ अभी तक मैंने नहीं देखा। दफ़ा 311 में इसका जिक्र है, लेकिन इसको सडन प्रोवोकेशन में जो है इसका बेनिफिट लेते हैं मुल्ज़मान, और डिफेंस प्ली में भी इसको जो है ना। अच्छा सर, अगर हम इस वाक़े को देखें, इसको पस मंज़र में जाएं, तो एक खातून है, 55 साल उसकी उम्र है, उसकी शादी को 38 से 40 साल हो गए हैं, 5 बच्चे हैं, और क्या ऐसी बात है कि उसका खामद उसको घर की छत पे सबके सामने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाता है, फिर उसको ज़िबा कर देता है और बाद में ये प्ली लेता है कि इसका करैक्टर जो था वो ठीक नहीं था। जी जी। तो मैं देखें जी, लॉ के अंदर, लॉ में इस पे मैं समझता हूँ कि इस पे वाज़े लॉ नहीं है बतौर एक नहीं, कत्ल तो एक भयानक का भयानक एक है, लेकिन जो आप स्पेसिफिक मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे मगर हैं, जिस तरह उस खातून को मलिक साहब और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उस पे फिर आप देखें ना, अक्सर वाक़यात की तफ्तीश जब की जाती है या ट्रायल में तो पीछे मुहर्रकात कुछ और निकलते हैं, सिर्फ इसकी प्ले ली जाती है। जी जी। मैं समझता हूँ कि ये हमारी सोसाइटी का एक फिनोमेना है कि यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो गई है, गुर्बत ज़्यादा है, इकनॉमिकली हम ये जो सोसाइटी के अंदर जो इसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है हमारी सोसाइटी में मुआशियात का, कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो स्टेबल नहीं है, तो ये भी एक बड़ा अमल दखल है कि लड़ाई किसी और बात पे होती है और इसको एक प्ली के तौर पे एक सब्स्टिट्यूट करके एक्यूज़ जो है वो अंडर सम एडवाइसेस वो इसको जो है वो इसको गैरत के नाम पे, ताकि वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी ये प्ली ले सके और फिर बाद में ट्रायल में भी इसका बेनिफिट ले सके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ गुर्बत है, मुआशरे में अफलास है और लोगों की मुआशी हालत ठीक नहीं है, अगर कोई गरीब खातून अपने खामद से मुतालबा करे कि मुझे घर को चलाने के लिए पैसे दो, तो वो भी गरीब है, वो बाहर जाता है, उसको वो काम करता है लेकिन वो कमा नहीं सकता, वो तमाम तर अपनी पूरी कुव्वत के साथ मेहनत करने के बावजूद इस काबिल नहीं है इस मुआशरे में एक आम आदमी कि वो घर जाके अपना घर चला सके। तो इसका मतलब तो है मैं कि समझता हूँ कि ये जो हमारा मुआशरे के अंदर मुआशी इस्तेहकाम नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी, इसका भी रोल है। वजूहात कुछ और होती हैं, लेकिन चूँकि ये कानून के अंदर वो इसकी प्ली लेके उसको फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिल सकता है। सिटी हासिलपुर वाले केस में जहां एक 65 साल का शख्स अपनी 55 साल की बीवी को ज़िबा कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि क्यों ऐसे वाक़यात में जो है इजाफा देखने में आ रहा है? सर, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि इसका जो मोटिव है वो बड़ा अहम अच्छा, है। मेरी मुलज़म से बात हुई, मैं जी, यहाँ मज़ीद जी, आपको जी, बता दूँ, जी। तो अब वो पछता रहा है। पहले तो वो एक जल्लाद बन गया, उसने पब्लिक के सामने घर की छत पे उस बूढ़ी खातून को तशद्दुद किया, फिर उसको ज़िबा कर दिया तेज़दार आले से। तो अब जब मेरी उससे बात हुई तो वो कहते जी मैं पछता रहा हूँ जी, मैंने जल्दबाजी, मैं गुस्से में आ गया था, मैं फलां था। अजीब बेरबत सी गुफ्तगू थी, क्यों है ऐसा? सर, बाज़ औक़ात होता है कि बंदे मेंटली तौर पे उनके जो है वो शिज़ोफ्रेनिक होते हैं, वो मेंटली तौर पे परटर्ब्ड होते हैं, वो बीमार भी होते हैं, उनका बेसिकली वो मरीज़ होते हैं। तो जीवन साथी को तो वो उनकी एक्चुअली बाज़ औक़ात फिट्स होते हैं कि किसी को दौरा पड़ता है, उसको पता नहीं कि मैं बीमार हूँ, तो अपने आप को क्यों नहीं नुकसान मैं पहुंचाते? ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इस तरह का जो जुर्म है, इतना जो संगीन जुर्म, इसमें उस शख्स की जो ज़हनी एक कैफियत है उस पर भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देखना होगा, क्योंकि हम एक मुजरम को, एक शख्स को जो ऑफेंस कर रहा है उसके एक्ट को तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मुहर्रकात हैं, उसकी मेंटल जो इस तरह की कैफियत है वो कैसे हुई है, इस पे
हमारा मुआशरा जो है मलिक साहब, किस वो ध्यान तरह इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? कानून में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन किरदारों को जो है इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, जो कि अपने खातून पे, घर वालों पे, अहले खाना पे तशद्दुद देखें करते जी, हैं, बाद में खुद को गैरत के पर्दे में छुपा लेते हैं? मलिक साहब, इसको इस एक्ट को तो सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इट इज़ अ वेरी बारबैरिक एक्ट, इट इज़ अ मॉरल टर्पिट्यूड, इट इज़ एन एक्ट ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड। ये अगेंस्ट सोसाइटी ये एक्ट है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि कानून बनाने वालों को इस पे वाज़े तौर पे लिखना चाहिए। 302 तो दफ़ा मौजूद है, लेकिन इस हवाले से वाज़े तौर पे लॉ जो है उसको क्लैरिटी के साथ जो है उसको एनेक्टमेंट होनी चाहिए। कोई ऐसी लॉ के अंदर प्रोविजन लानी चाहिए जो वाज़े तौर पे इसका सद्देबाब करे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि इस केस में मुद्दई पुलिस खुद बनी है, क्या समझते हैं कि पुलिस का मुद्दई बनना इस केस की तफ्तीश पे किस हद तक असरअंदाज होगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि पुलिस अगर मुद्दई बन गई है तो इसमें कोई फ़र्क पड़ सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ये जो इसमें चूँकि उसकी खातून जो एविडेंस कलेक्ट करनी है, जिसने तफ्तीशी ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, उस पर उसकी एक स्किल जो है उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह उसने प्लेस ऑफ अकरेंस से एविडेंस को कलेक्ट किया, किस तरह उसने जो मेडिकल एविडेंस को कलेक्ट किया, और किस तरह उसने अक्यूज्ड के जो स्टेटमेंट है उसको उसने जो है वो रिकॉर्ड किया, उसका जो वर्शन था उसको रिकॉर्ड किया। अगर वो कन्फेस कर रहा है, अगर वो मुल्ज़म जो है वो अपना इकबाल जुर्म कर रहा है, तो उसको चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि उसको जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश करे, और पेश करके 164 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए, कन्फेशनल स्टेटमेंट, ताकि एविडेंस जो है उसका अमल जो है वो पूरा हो। तो मैं समझता हूँ कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब सुनिए, आपने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नवीद अनायत मलिक के उनका कहना है कि ऐसे वाक़यात में इजाफा माशरे में मुआशी अदम इस्तेहकाम है, जिसको बेहतर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। 65 साला शख्स के हाथों उसकी 55 साला बीवी का कत्ल, वजह अनाद गैरत के नाम पर उस 5 बच्चों की माँ को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद सरेआम ज़िबा कर दिया गया। माशरे में क्यों ऐसे वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, इसी पे बात करते हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर बिस्मा एजाज से। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। गुज़श्ता दिनों एक अफसोसनाक वाक़या मंजर-ए-आम पर आया। हासलपुर में एक 55 साला शख्स को उसके शोहर ने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। शोहर ने इल्ज़ाम लगाया कि वो खातून करैक्टरलेस थी, 5 बच्चों की माँ थी वो खातून, पोते पोतियाँ हैं, नवासे नवासियाँ हैं। अब जबकि मुल्ज़म से बात होती है तो वो कहता है कि अब मैं पछता रहा हूँ। क्यों ऐसे वाक़यात माशरे में रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब तो आए दिन इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हमें रूटीन में सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, सुनाई देते हैं, और ऑब्वियसली हमें तकलीफ़ भी होती है, और इसकी रेट या रेशो जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली ये देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअली कहाँ पे चीज़ें जो हैं वो लैग कर रही हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दिमागी सुकून को इस हद तक बर्बाद कर देती है कि इंसान किसी की जान लेने से भी कतराता नहीं है। आप अगर जिस केस की बात कर रहे हैं उसमें आपने जैसे एज बताई है कि एक बहुत उम्र रसीदा आदमी है और उनकी जो वाइफ हैं वो भी काफ़ी उम्र की थी। जो मोटिव वो बता रहे हैं कि ऑनर किलिंग है, गैरत के नाम पे कत्ल किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मज़ीद पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही बता सकती कि देयर कैन बी सम अदर मोटिव बिहाइंड इट। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इस केस में नज़र आती है वो ऑब्वियसली लैक ऑफ पेशेंस, यानी सब्र नहीं है, और अब जुनूनी जो हालत है उसके ऊपर काबू पाया जाना जो है वो मुश्किल है। इस वजह से ये इस किस्म का अलमिया जो है वो हमारे सामने आता है। तो मेरी रोज़ की जो ऑब्ज़र्वेशन है उसमें हम ये भी देखते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो भी कत्ल हो रहे हैं। अब वहाँ पे आप देखेंगे तो कातिल आपको कोई और जस्टिफिकेशन देगा।
लेकिन ये फॉल्स जस्टिफिकेशन जो है, इसका जो कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है। औरत जिसको उसने कत्ल किया वो तो अब अपने हक़ में कुछ भी नहीं कह सकती ना। अगर उसके लिए ये जस्टिफिकेशन दिया कि जी मैंने इसको गैरत के नाम पे कत्ल किया, तो गैरत के नाम पे कत्ल करना तो हल नहीं है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है भी हस्बैंड वाइफ में, जिस तरह का भी इशू होता है, उसको बैठ के मतलब डिस्कस किया जाता है, टेबल टॉक की जाती है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। किसी की जान लेना किसी भी सूरत किसी भी मसले का हल नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि किसी की जान लेना किसी भी मसले का हल नहीं है, मगर 5 बच्चों की माँ है, 38 से 40 साल रफ़ाकत है इन मियाँ बीवी की शादी को, तकरीबन 38 से 40 साल हो गए हैं। तो अब समझते हैं कि ऐसे वाक़यात इस चीज़ की जो है खमाजा कर रहे हैं कि हम लोग इन हाथ पजीर हो रहे हैं। देखें, किसी भी रिश्ते की रफ़ाकत को कितना टाइम गुज़रा है या उस कपल के बच्चे कितने हैं, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो एक ऐसा इंसान सोचता है जिसका दिमाग जुनूनी ना हो, जिसका दिमाग नॉर्मल पैटर्न पे काम कर रहा हो। लेकिन अगर किसी इंसान के दिमाग की हालत इस हद तक बोसीदा हो चुकी हुई है कि उसको बस ये लगता है कि जो इंसान सामने मौजूद है उसको कत्ल करना ही किसी मसले का हल है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें उसकी रफ़ाकत की क्या इन्वॉल्वमेंट है या उसके बच्चों के नंबर की क्या इन्वॉल्वमेंट है। बात सिर्फ ये होती है कि आप किसी के साथ कितना अरसा रहते हैं, आप किसी जानवर को भी पालते हैं तो उससे भी आपको एक उनसियत डेवलप हो जाती है। ये तो फिर एक जीता जागता इंसान है और इतने सालों की रफ़ाकत है। कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है ज़ाहिर है इस मुल्ज़िम की, जो वो आपको बता सकता है कि उसका ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि अंदर ही अंदर खाए जा रही है, या उसको इस हद तक गुस्से में, इस हद तक ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द बाउंड्री ले गई है कि उसने अपनी बीवी को कत्ल ही कर दिया। तो ये इसमें आप सेन माइंड की तरह ये नहीं सोच सकते कि उसकी इतने सालों की रफ़ाकत थी तो वो शायद इस बात पे अपनी बीवी को बख्श देता या ऐसी कोई मतलब जो स्टेप है ना उठाता। अच्छा, ये कैसी जुनूनियत है जिसमें इंसान ख़ुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहा है। बीवी है, एक खूबसूरत रिश्ता है, एक मुक़द्दस रिश्ता है, उसको नुकसान पहुंचाने वाली जुनूनियत है। वही जुनूनियत उसके अपने ऊपर क्यों नहीं है, ख़ुद को क्यों नहीं नुकसान पहुंचाता? देखें, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के पीछे जब से सबसे बड़ा फैक्टर जुनूनी इंसान का जो होता है ना, वो मोटिव ऑफ पावर होता है, यानी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना। अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अपनी ताकत का इजहार करने के लिए आप अपोजिट पार्टी जो है उसको किसी लेवल तक भी हार्म कर सकते हैं। तो ये जुनूनियत जो है हमेशा आउटवर्ड ही डायरेक्ट करती है। एग्रेशन जो है वो आउटवर्ड एक्सप्रेस किया जाता है। ऐसे लोग कम होते हैं जो इनवर्ड एक्सप्रेस करते हैं, बट अगर आप देखें इनवर्ड एग्रेशन एक्सप्रेस करने वालों को तो वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा भी करते हैं खुदकुशी की शक्ल में। तो ये जुनूनियत जो है, ये इसका एक्सप्रेशन किस तरफ है, आउटवर्ड है या इनवर्ड है, ये डिपेंड करता है। और नुकसान उस तरीके से एक वाक़े को हम देखते हैं तो 65 साल शख्स के हाथों 55 साल बीवी का कत्ल, और उसके कुछ देर बाद ही एक 12 साल बच्चा अपनी माँ को गैरत के नाम पे कत्ल कर रहा है। जी, ये केस भी मैंने सुना था कुछ दिन पहले, और मैं इस पे भी बहुत ज़्यादा हैरान भी हुई थी और परेशान भी हुई थी। लेकिन अगर इस केस के बारे में मज़ीद मालूमात आपके सामने आई हो तो वो 10 या 12 साल का बच्चा जो है उसने भी रिपोर्ट ये किया कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया। बिल्कुल फिल्मी लेकिन बेसिकली उसके पीछे रीज़न बहुत डिफरेंट है। असल में उस बच्चे की साइकी के साथ खेला गया, उसको ब्रेन वॉश किया गया उसके फादर की तरफ से, यानी वालिद ने बच्चे को, ये जो 10-12 साल के बच्चे होते हैं ना, इनके जो जहन है वो बहुत नाजुक होते हैं, कुन जहन होते हैं। इनको जैसा फीड किया जाता है ये उस तरीके से, जैसे आप मशीन को ऑपरेट करते हो ये इसी तरीके से होता है। इन बच्चों की जो इस एज में रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ये कि इनको छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर दी जाएं, इनको खुशी से प्यार से बहलाया जाए, फुसलाया जाए, ये इस एज की एक रिक्वायरमेंट है। तो जो वालिद है वो शायद अपने बेटे को इस तरीके से डील कर रहा था और माँ के ख़िलाफ़ करने के लिए उसके जहन में ये चीज़ डाली जा रही थी कि तुम्हारी माँ जो है उसका किरदार अच्छा नहीं है, और फिर अल्टीमेटली जो वो खुद करना चाहता था वो उसने उस बच्चे से करवा दिया। आप माहिर नफ्सियात हैं, मुआशरे की दुखती रगों को आप समझती हैं, क्या है इन मसाइल का हल? कैसे हम अपनी आने वाली नस्लों को इनसे बचा सकते हैं और कैसे हम अपनी इक़्तिदार को बरकरार रख सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। हम अपने आसपास ये तो बहुत देखते हैं कि मसाइल क्या हैं, लेकिन हम उनके जो सलूशन है उसकी तरफ फोकस नहीं करते।
हमारे साथ कोई मसला दरपेश आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमारी सारी एनर्जी उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने में लग जाती है, उसके सलूशन के बारे में हम नहीं सोचते। तो इट इज़ द टाइम कि हम अपनी एनर्जीज़ को, अपनी तमाम सोचों को, अपनी पॉजिटिविटी को उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए जो हल हैं उस तरफ गामज़न करें, क्योंकि जब हम अपनी ये डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमारे सामने उन प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो नज़र भी आने शुरू होंगे, एंड देन वी विल एबल टू डिसाइड कि हमने किस डायरेक्शन को चूज़ करना है। तो हर एक मसले का हल है, सिर्फ जो चेंज करने की ज़रूरत है वो अपनी जहनीत को, कि प्रॉब्लम की बजाय सलूशन पे फोकस किया जाए, तो हल आपके सामने आ जाता है और इस किस्म के मसाइल जो हैं फिर हमें नज़र नहीं आते। बातें सुनी आपने माहिर नफ्सियात डॉक्टर बिस्मा एजाज की। उनका कहना है कि मुआशरे में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सबसे पहले हमें अपनी जहनीत को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान। महज शक की बुनियाद पर अपनी बीवी को कत्ल करने वाला मुलज़म इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। गिरफ्तार मुलज़म से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद मुलज़म को मिलेगी उसके किए की सज़ा। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।